नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं साप्ताहिकी और मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिकी लेकर, जिसमें हम आपको देते हैं हफ्ते भर के हर कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए मेरे साथ और जानिए कि ग्रीन टीम ने इस हफ्ते आपके लिए इकट्ठी की है कौन कौन सी जानकारियाँ। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब बात करते हैं हमारे कार्यक्रम बातें खेती की, जिसमें हमारे कृषि विशेषज्ञ आपको देते हैं खेती से जुड़ी ढेरों जानकारियां। साथ ही इस हफ्ते हमारे कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि अम्लीय मृदा हमारे खेत के लिए कितनी नुकसानदेह है। तो आइए देखते हैं बातें खेती की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संध्या अनमोल और आप देख रहे हैं बातें खेती की। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अम्लीय मृदा क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, ये कैसे उत्पन्न होती है और ये कहां कहां पाई जाती है। आज इन्हीं पर सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, जो हमें बताएंगे अम्लीय मृदा के बारे में। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे अम्लीय मृदा, ये बहुत ही एक ऐसा शब्द है जो शायद बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अम्लीय मृदा है क्या। जैसा कि आपने कहा, ये वास्तविकता है जी कि क्षारीय मृदाओं को, जिसे ऊसर कहते हैं, ऊसर मृदा को तो बहुत से लोग जानते हैं जी, और गवर्नमेंट भी ऊसर सुधार की योजना चला रही है, बिल्कुल लगी हुई लेकिन अम्लीय मृदाओं के बारे में किसान पूर्णतः अनभिज्ञ है जी, और ये बहुत ही ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाली अम्लीय मृदा होती है। जी मृदा की प्रकृति का जब अध्ययन करते हैं तो हम अम्लीय, उदासीन और क्षारीय जी 3 भागों में मृदा को विभाजित करते हैं। जी जहाँ पर अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो अम्लीय हो जाती है। जी अगर अम्लीय और क्षारीय दोनों की मात्रा समान बनी रहती है, संतुलन समान रहता है, तो हमारी मिट्टी उदासीन होती है और वो मिट्टी हमारी फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। और जब हम क्षारीयता की तरफ बढ़ जाते हैं, क्षारीय लवण बढ़ जाते हैं, तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो अम्लीय मृदा है, इसके लिए जो पानी है, इसको हम रसायन विज्ञान के अनुसार से H2O को HOH में बांट देते हैं। बिल्कुल। तो जो मृदा के अंदर H आयन कंसंट्रेशन होता है, सॉइल सिस्टम्स के प्रोटॉन को ही हम H आयंस कहते हैं। तो सॉइल सिस्टम के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो मृदा में अम्लीयता को बढ़ाते हैं और उसी के आधार पर हम कहते हैं कि हमारी मिट्टी अम्लीय है। जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इनकी सांद्रता बढ़ जाती है H आयंस की, तो हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है। बिल्कुल। और इसके नापने के लिए हम डिनोट करते हैं इकाई pH, और pH का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति। तो इस तरीके से ये जो मृदाएं हैं, H आयन कंसंट्रेशन होने की वजह से ही अम्लीय कहलाती हैं और इन्हीं को अम्लीय मृदा कहा जाता है। ये फसलों में किस तरह की हानि पहुंचाती हैं? देखिए, फसलों में जहाँ तक हानि पहुँचाने वाली बात यह है कि जब भी हम इसका pH कम हो जाता है जी, तो जब इसका pH कम होता है तो हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे फास्फेट हमने दिया जी, तो ये फास्फेट को, जो इसमें तत्व होते हैं, एल्युमिनियम और जो तत्व होते हैं, इनके साथ मिलकर के मृदा में फिक्स हो जाता है। स्थिरीकरण, फिक्सेशन ऑफ फास्फेट थ्योरी है जी। उसमें हम तो, किसान तो ये कहता है कि हमने फास्फेट डाला, लेकिन जड़ें जो हैं उसको नहीं ले सकती हैं जी, और वो जाकर के एक तरीके से सॉइल में स्टोर हो जाता है, स्थिर हो जाता है जी। तो इस तरीके से जो हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ज़्यादा जब कम pH हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा pH कम हो जाती है, तो नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन शुरू हो जाता है, ट्रेस एलिमेंट्स भी पौधे को नहीं मिल पाते हैं, तो इस तरीके से ये फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो pH जब वो बता दे कि आपकी pH 7 से कम है तो अम्लीय है जी, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। अब इसके लिए करते क्या है कि जो नमूना हमने प्रयोगशाला में भेजा है, ये नमूना प्रयोगशाला में जाकर
इसका अच्छी तरीके से 2 मिलीमीटर की सीप से इसकी छान करके और विश्लेषण के लिए तैयार किया जाता है जी। जब ये विश्लेषण के लिए तैयार हो जाता है तो 10 ग्राम मिट्टी एक बीकर में हम ले लेते हैं जी। और उस बीकर में 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल करके जी। और उसको हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं और उसको राड से, शीशे की राड से खूब अच्छी तरीके से हिला देते हैं ताकि मिट्टी उसमें डिस्टिल्ड वाटर में अच्छी तरीके से घुल जाए। बिल्कुल। अब जब ये 1 घंटे तक रख दिया हमने, तो रखने के बाद फिर हम इसको जांच करते हैं। मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा और विस्तार में बताइए। हाँ, तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो 10 ग्राम मिट्टी लेकर के 50 ml उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला है और राड से चला करके 1 घंटे के लिए रख दिया जी। अब जब 1 घंटे के लिए रख देने के बाद इस बीकर को हम लेकर के, और जो पीएच मीटर, एक यंत्र होता है जिसको हम पीएच मीटर कहते हैं। आप जिस तरीके से कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर पे पूरा स्क्रीन होता है, जी। इसी तरीके से पीएच मीटर का भी स्क्रीन होता है जिसमें 0 से लेकर के और 14 तक आपके अंक होते हैं जी। और उसी पर जो सुई, जैसे हमारी घड़ी की सुई होती है जी, उसी तरीके से इसमें एक सुई लगी हुई होती है जी। तो जब बीकर को हम पीएच मीटर के पास लेकर के, उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, शीशे की कांच की सी एक नली सी होती है जी। वो इलेक्ट्रोड को जब हम उसमें बीकर में डालते हैं और बीकर में डालने के बाद जब हम पीएच मीटर को ऑन करते हैं तो हमारी सुई चलना शुरू कर देती है जी। और चलने के बाद जहाँ पर ये सुई रुक जाती है तो हम उसी को नोट कर लेते हैं कि हमारा पीएच इतना है। अब अगर सुई 7 से ऊपर नहीं गई है और नीचे ही रह गई है, 7 से नीचे रह गई है, तो निसंकोच हम कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय है। और ऐसी दशा में अगर मिट्टी अम्लीय है तो ये मिट्टी बहुत ही पौधे की वृद्धि के लिए हानिकारक है और इस मिट्टी को, अम्लीय मिट्टी को, हम इसीलिए प्रॉब्लम सॉइल के नाम से भी पुकारते हैं जी। क्योंकि एक समस्या है ये, इसलिए इसको प्रॉब्लम सॉइल के नाम से भी पुकारते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि अम्लीय मृदा हमारे खेत के लिए कितना नुकसानदेह है और इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो आइए अब जानते हैं इसके रख रखाव और बचाव के बारे में। आज के इस अंक में हम आपसे जानना चाहते हैं कि अम्लीय मृदाओं का फसलों पर किस तरह का विपरीत प्रभाव पड़ता है। पिछले अंक में जो बताया गया था अम्लीय मृदाएं होती क्या है, बिल्कुल, तो किसान लोग इससे बहुत अनभिज्ञ हैं कि अम्लीय मृदाएं हैं क्या और इनसे हमारी फसल को क्या नुकसान पहुंचता है जी। वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत अनुसंधान किए और जो शोध कार्य किए गए तो उसके आधार पर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि क्षारीय मृदाएं जितना हमारे लिए हानिकारक हैं उपज के विपरीत देने के लिए, उससे ज़्यादा हमारी जो है अम्लीय मृदाएं, और ये अम्लीय मृदाएं इतनी विषाक्त हो जाती हैं कि किसान तो कहता है कि मैंने भरपूर उर्वरक दिए जी, लेकिन साहब उपज नहीं हुई जी। तो इस विषाक्तता के कारण जो हम उर्वरक देते हैं, जो पोषक तत्व देते हैं जी, वो पौधों को नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए है क्या कि अलग अलग तरीके से जो विषाक्तताएं इसमें उत्पन्न होती हैं, टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है, उस टॉक्सिसिटी के कारण जो है पौधे में विकास नहीं हो पाता और उसके अलग अलग कारक हैं, जैसे विभिन्न पोषक तत्वों की विषाक्त। तो जो पोषक तत्व होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो हमारा है वो आयरन और मैंगनीज है, इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है जी। और होता क्या है कि जब मृदा में कार्बनिक तत्व होते हैं तो कार्बनिक तत्व को कौन खाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जीवांश जो होते हैं जी। ये जीवांश जब ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं जी, तो खाते समय ये ऑक्सीजन का भी शोषण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उससे हमारे मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जी। और उस कमी के होने से जो है वो विषाक्तता बढ़ती है
शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन से कारक हैं जिनसे फसलों पर प्रभाव पड़ता है, और वो कौन कौन सी फसलें हैं जो अम्लीय मृदा के कारण प्रभावित होती हैं? देखिए, जो तीसरा मुख्य कारक है जी, वो है पोषक तत्वों का असंतुलन। जी, क्योंकि हम ये कहते हैं मृदा परीक्षण कराने के बाद, और ये कहते हैं संतुलित उर्वरक प्रयोग करें। जी, तो हमने संतुलित उर्वरक प्रयोग मृदा परीक्षण कराने के बाद भी किया, और हमें ये नहीं मालूम है कि हमारी पीएच क्या है, जी, और पीएच अगर हमारी 7 से कम है और मिट्टी अम्लीय है, तो जो संतुलित उर्वरक भी प्रयोग हमने किए हैं वो भी असंतुलित हो जाते हैं। जी, और उसमें होता क्या है कि आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीज जब अम्लीय मृदा होती है तो इसकी बहुतायत हो जाती है। जी, और इसकी बहुतायत होने के बाद एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम फास्फाइड के रूप में घुलनशील फास्फेट को अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है। जी, और जब अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो गया तो ये मृदा में स्थिर हो जाता है, जिसको कहते हैं फिक्सेशन ऑफ फास्फेट। ये वैज्ञानिकों ने इस पर अनुसंधान किया है, जी, थ्योरी ऑफ फिक्सेशन फास्फेट। जी, तो अब जब ये अघुलनशील अवस्था में हो गया तो पौधे को नहीं मिलता है। बिल्कुल। किसान तो ये समझ रहा है कि हमने फास्फेट डाला, पौधे को हमारे जब हमने डाला तो मिलेगा, लेकिन वहां नहीं मिलता है और तना कमजोर हो जाता है, जी, दाने भी छोटे हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव वो पूरे पौधे पे पड़ा। जी, कोई भी फसल हो, जब उसको एल्युमिनियम के साथ फास्फेट ने अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर मृदा में फिक्स हो गया, जी, तो हर किसी फसल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारी पीएच 5.5 से नीचे चली जाती है, जी, तो नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण होता है। अगला जो पॉइंट हमारा है वो जीवांशों की प्रक्रिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया होती है। जी, तो जब ये बैक्टीरिया जो है, ये जीवांश जिनको कहते हैं, इनके अभाव में जो है फसल प्रभावित होती है। जी, और जैसे एजोडोबैक्टर है, एजोडोबैक्टर जब कमी हो जाती है इसमें अम्लीय मृदाओं में, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन, स्थिरीकरण होता है। जी, और अम्लीय मृदाओं में फंजाई बहुत तेजी से बढ़ती है। जी, और ये फंजाई जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तंबाकू के लिए जी, और आलू के लिए। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे किसानों को दी हैं जिनको ये नहीं पता था कि अम्लीय मृदा क्या होता है और कैसे उत्पन्न होती हैं, और उनको किस तरह से उसके रख रखाव के लिए ध्यान देना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी की ज़मीन पर, किसी की मिट्टी अगर अम्लीय मृदा हो जाती है तो उसके बचाव, उसके रख रखाव के लिए किसान को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने जैसा अभी बताया जी, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बोनेट और सिलिकेट, जी, इनका हम प्रयोग करते हैं। ये रसायन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जी, तो ये जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड ऑफ लाइम, जी, इसमें बर्न लाइम और क्यूक लाइम आते हैं। उसके बाद जो हमारे हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ लाइम होते हैं, जी, इसमें सिलेक्ट आते हैं, सिलेक्ट और वर्ण लाइम। वर्ण लाइम को जो है पानी में मिला करके जो है, जब इसमें पानी डालते हैं तो उसके बाद जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो जो हाइड्रो ऑक्साइड के उसमें ऑफ लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है कार्बोनेट ऑफ लाइम। जी, कार्बोनेट ऑफ लाइम जो है ये इंडस्ट्री में ही तैयार किए जाते हैं, जी, और ये हमको कैल्साइट और डेलोमाइट के रूप में ये मिलते हैं। बिल्कुल। इनको कैलोमाइट और कैलोसाइट और डेलोमाइट के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कृषि बीमा योजना के बारे में। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात करेंगे हमारे कार्यक्रम बात पते की, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके सामाजिक अधिकारों से जुड़ी ढेरों बातें। साथ ही इस बार हमने आपको बताया नई फसल बीमा योजना के बारे में। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ मुख्य बातें। सरकार के फैसले ने किसानों को नई उम्मीद कैसे दी है, ये देखने से पहले जरा जान लेते हैं किसानों के हालातों को। आंकड़े कहते हैं कि देश में हर साल करीब 12,000 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। साल 2015 में तो यह आंकड़ा और भी दर्दनाक था।
बेमौसम बरसात और मौसम की मार ने फसलों को बर्बाद कर दिया। ऐसे में मुश्किल वक्त में मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला कर्ज में डूबे किसानों के लिए नई संजीवनी लेकर आया, और वो फैसला था किसानों को 1.5 गुना ज़्यादा मुआवजा देने का। देश के खलिहानों में पिछले साल जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं था। नतीजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जो देश के अन्नदाताओं को नई संजीवनी दे गया, और वो फैसला था कृषि बीमा योजना। हालांकि ये योजना पहले से ही चल रही थी, पर इसमें कुछ यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स करके इस योजना का शुभारंभ किया गया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि बीमा योजना क्या है और इसमें किस तरह के बदलाव किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले बीमे पे हम आएँ तो बीमा होता है किसी भी वस्तु की मौजूदगी को सुरक्षा देना। अगर कोई ऐसी घटना घटे जिससे उसकी एग्जिस्टेंस पे, उसकी मौजूदगी पे कोई प्रभाव होता है, तो उसके बदले उसके ओनर को, उसके संरक्षक को बदले में कुछ मुआवजा मिलना। जी। हमारे यहाँ कृषि बीमा योजना की संगठित शुरुआत हुई 1985 में। जी। उससे पहले छुटपुट कुछ चलते हों, राज्यवार चलते हों, कोई संगठित योजना उससे पहले नहीं थी। सबसे पहले तो कृषि पे आए। हमारा देश 70% हमारे देश की आबादी कृषि पे आधारित है। हमारे देश का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जीडीपी, उसका 33% से 35% कृषि से आता है। जी। और लगभग देश की वर्कफोर्स का, जो लेबर वर्कफोर्स है, उसका आधा हिस्सा कृषि और कृषि संबंधित कार्यों में है। जी। तो ऐसे व्यवसाय को, रादर ये कृषि हमारे देश में व्यवसाय ना होके हमारी जीवन पद्धति है। भारत की तो जीवन पद्धति है कृषि। ऐसी चीज के लिए कोई सुरक्षा का उपाय पहले नहीं था, और वो धीरे धीरे हुआ। ये उत्साह का विषय है, और इसमें जो परिवर्तन आए वो मैं, अगर आप इजाजत दें तो शुरू से कहूँ। सबसे पहले 1985 में कृषि बीमा योजना की शुरुआत सरकार ने की, लेकिन तब कृषि के बारे में सलाह देने वाले जो लोग थे वो वास्तव में कृषक नहीं थे। जी। हैं तो शायद आज भी उतने नहीं, लेकिन तब कोई बहुत कम संख्या थी, और जो लोग थे वो थे फार्म हाउस होल्डर्स, जिनकी बड़ी बड़ी जोत थी। बड़े खेतों को बड़ी जोत बोलते हैं गाँव की भाषा में। बड़े बड़े जोत थी इनकी, और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से सुविधा देते थे। जी। तो उस समय था कि उन्होंने 10,000 रुपये मैक्सिमम तक के लिए कृषि बीमा परमिट किया था, और वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो। जी। तो एक तरह से वो सरकार का लोन वापस जाने के लिए बीमा था, सरकार के दिए पैसे का बीमा था, ना कि कृषि का बीमा। जी। उसके बाद धीरे धीरे वो स्कीम चलती रही, कोई नई उसमें विशेष जुड़ाव नहीं आया। सन 98 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस योजना को ब्रॉड एंगल दिया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के नाम से। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को 98 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की, और 99-2000 से वो योजना शुरू हुई, जिसमें सेलेक्टिव ना होके ऐसी चीजें नहीं रही कि भाई कुछ खास क्षेत्रों में, कुछ खास इलाकों में, कुछ खास फसलों के लिए, ऐसा ना हो कि सभी फसलों के लिए एक निश्चित प्रीमियम के आधार पे बीमा योजना शुरू किया गया। बिल्कुल। पीके मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर सरकार ने कैटेगराइज कर दिया है कि गेहूं की फसल के लिए 2.5% मिलेगा, और अदर फसलों के लिए इस तरह का यहाँ पर जो प्रीमियम है वो चुकाना पड़ेगा, मैं जानना चाहूँगी इसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए। देखिए, इसमें मैं पहले सरकार द्वारा दी गई कुछ जानकारियाँ जी आपको एक परसेंटेज प्रीमियम है, एक चार्ट के थ्रू दिखाना चाहूँगा, बोर्ड के थ्रू। इसमें केवल गेहूं नहीं, सीजनल फसलों के लिए है। हमारे यहाँ होती है एक फसल रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल। सबसे पहले तो ये जो इससे भी पहले एक बात कहूँ, जो ये योजना सरकार ने दी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जून महीने से लागू होगी, यानी अगले क्रॉप सीजन से। हमारे यहाँ क्रॉप सीजन अप्रैल तक होता है, गेहूं कट जाते हैं, उसके बाद शुरू होता है। तो उसमें है खरीफ की सारी फसलें, खरीफ सीजन की जितनी फसलें होंगी उनको 2% प्रीमियम पे इंश्योरेंस मिलेगा। रबी की जितनी फसलें होंगी उन्हें 1.5% पे मिलेगा। और कुछ हमारे यहाँ कमर्शियल क्रॉप कहलाती हैं, बिल्कुल, वो कमर्शियल क्रॉप्स, केन की, पोटैटो की, आलू की, कपास की या मसालों वाली, उनको 5% पे मिलेगा। सरकार ने इस तरह की दरें निर्धारित की हैं। इनमें कुछ परिवर्तन की संभावना तो नहीं है, लेकिन अभी स्कीम आने तक
हो सकता है कुछ वेरिएशन हो जाए। पीके मिश्रा जी, यहाँ पर कहा गया है कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मिलकर इस योजना को लॉन्च करेंगी। आपसे जानना चाहेंगे इसमें किस तरह से इसको लॉन्च किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक इसके कवरेज का सवाल है, सरकार ने शुरुआत की थी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के थ्रू बीमे को कवर करने की। कृषि बीमा की शुरुआत में जितनी भी कवरेज हुई थी, जितने बीमे दिए गए थे, उनको जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दिया था अपनी चारों शाखाओं के द्वारा। लेकिन उसमें एक समस्या ये आती थी कि कृषि बीमों के निर्धारण का और उनके भुगतान में बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी। तो सरकार ने उस समस्या से बचने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक कंपनी बनाई, उसके द्वारा ये काम किए जाएंगे। अभी भी जो प्रावधान नजर आ रहे हैं उसमें छोटी कंपनियां या अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, इंश्योरेंस करेंगी, लेकिन वो इंश्योरेंस फाइनली एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा ही कवर होगा। जो उसका मेन कंट्रोलिंग सेक्शन होगा वो यही होगा। प्रीमियम्स कहीं से भी आएंगे वो वापस इस संगठन पे आएंगे और सरकार की जितनी सब्सिडी आएगी वो इसी पे आएगी और यही दावों का भुगतान करते वक्त एक्चुअरियल कैलकुलेशन करेगी। उसके लिए कुछ टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाने का भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन किया है कि तकनीकी आधार पे आकलन करके बजाय वास्तविक और प्रशासनिक आधार पे आकलन करने के उन फसलों के या नुकसानों के अंदाज लगा के, उनका अनुमान लगा के किसानों के दावों का भुगतान कर दिया जाए, ताकि समय से शीघ्र और आवश्यकता के समय किसानों को उनके बीमे का सुरक्षा का धन प्राप्त हो जाए और उसकी वजह से अगले वर्ष वो परेशान ना हो। इसके पीछे सरकार का जो एक मुख्य बात शायद गृह मंत्री ने कही है या प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है, मैंने पढ़ा था, उसमें है उद्देश्य केवल इस बार ये है इस योजना को इस तरह लागू करने का कि किसी किसान को इस समय अगर समस्या है तो वो समस्या इसी समय हल हो जाए, ताकि अगले सीजन के लिए वो उस समस्या से ना जुड़े और उसके पास इतना हो कि वो उस काम में अपने लग जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे हमारी डायरी पर। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब नजर हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको देते हैं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम जानकारियां और साथ ही रूबरू करवाते हैं आपके आसपास के सभी खबरों से। तो आइए जानते हैं कि इस हफ्ते किन किन सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। इस साल सरकारी एजेंसियों में चावल की खरीद में इजाफा हो रहा है। अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो सीजन की सरकारी खरीद 320 लाख टन के पार पहुंच सकती है। खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सरकारी एजेंसियों ने अब तक देश भर से करीब 200 लाख टन चावल की खरीद कर ली है, जो पिछले साल समान अवधि के मुकाबले करीब 31% ज्यादा है। जबकि पिछले साल इस दौरान देश भर में सिर्फ 152.9 लाख टन चावल की खरीद हो पाई थी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पहले एडवांस अनुमान में चावल का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले घटने का आंकड़ा जारी किया है। देश के सबसे बड़े जीरा और धनिया उत्पादक राज्य के तौर पर उभरते हुए गुजरात में इस साल जीरे की बुआई का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। गुजरात कृषि निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 2.93 लाख हेक्टेयर में जीरे की खेती हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान 2.64 लाख हेक्टेयर में ही जीरे की फसल लग पाई थी। इस साल रकबे में हुई बढ़ोतरी की वजह से राज्य में जीरे का उत्पादन भी बढ़ सकता है। पिछले साल राज्य में 1.97 लाख टन जीरे का उत्पादन हुआ था। वहीं इस साल राज्य में धनिये का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। इस साल मध्य प्रदेश में चने की बुआई का रकबा बढ़ा है। वहीं कर्नाटक में भी चने की बुआई ज्यादा होने के बाद भी चने के उत्पादन में कमी आने की आशंका बनी हुई है। कर्नाटक कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस साल करीब 15 लाख हेक्टेयर में चने की खेती लग चुकी है। वहीं पिछले साल राज्य में सिर्फ 9.3 लाख हेक्टेयर में ही चने की खेती हुई थी। इसके बावजूद भी चने के उत्पादन में कमी की संभावना बनी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में चने का ये आंकड़ा 14 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा का है।
तकरीबन 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में टिकाऊ भूमि कृषि कर सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। सिक्किम जैविक मिशन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आनबलागन ने बताया कि दिसंबर के आखिर में सिक्किम ने पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को गंगटोक में होने वाले टिकाऊ कृषि सम्मेलन जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसकी औपचारिक घोषणा की है। 12 साल पहले पवन चामलिंग के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में सिक्किम को जैविक कृषि राज्य बनाने का फैसला किया था। इसके बाद कृषि योग्य भूमि के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल और उनकी बिक्री को भी बंद कर दिया गया था। इससे किसानों के पास जैविक अपनाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सरसों की बुआई में सीजन की शुरुआत में जो भारी कमी देखने को मिली थी वो कुछ हद तक दूर हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 7 दिसंबर तक देश भर में सरसों का रकबा 62.75 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। हालांकि पिछले साल से तुलना की जाए तो सरसों की बुआई क्षेत्रफल अब भी 3% से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पिछले साल इस दौरान देश भर में करीब 64.84 लाख हेक्टेयर में सरसों की फसल लग चुकी थी। सबसे बड़े तिलहन उत्पादक राज्य राजस्थान में 24.40 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 11.22 लाख हेक्टेयर में फसल लग पाई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। जबकि हरियाणा में इस साल सरसों की बुआई में इजाफा देखने को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में सड़क सुरक्षा सप्ताह का प्रारंभ किया। देश में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से लगभग 1.4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस पर चिंता जताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले उन्हें उचित प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा भी की है, जिसके तहत दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वेबसाइट शुरू की जा रही है और अगले 5 सालों में देश भर में दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए राशि खर्च की जाएगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल भवन नई दिल्ली में भारतीय रेलवे में ई सक्षम ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम और टीएमएस पर मोबाइल एप्लीकेशन और उत्तर रेलवे ट्रैक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे। रेल बोर्ड के अध्यक्ष ए.के. मित्तल, रेलवे बोर्ड के इंजीनियरिंग सदस्य वी.के. गुप्ता और बोर्ड के अन्य सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ई सक्षम ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियर के विभाग के ई वर्किंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसे भारतीय रेलवे के 68 डिवीजनों में लागू किया जा रहा है। जल्द ही भारतीय पुरातात्विक सर्वे अपने संरक्षण के लिए एक ऐसा पोर्टल लाने वाली है जिसके जरिए भारत के सभी जरूरी ऐतिहासिक स्थलों की पहचान करके उनकी तमाम जानकारियां लोगों को उनके स्मार्टफोन पर ही देने वाले हैं। इस पोर्टल को लागू करने का मकसद यूनेस्को की अंतरिम सूची, टिकट और अन्य गैर टिकट वाले स्मारक स्थलों की पहचान की जाएगी। इन स्थलों का चयन उनकी कलाकृति, रूपरेखा और अतीत में सभ्यता से जुड़े अनूठे लक्ष्यों के आधार पर किया जा रहा है। इस पोर्टल में सभी स्मारक स्थल के बारे में संक्षिप्त इतिहास, मौसम की स्थितियां, खुलने और बंद होने का समय, स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं जैसी तमाम जानकारियां दी जाएंगी। उम्मीद है कि बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी नागरिक इस पोर्टल की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि पति की मृत्यु के बाद अगर घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो पूरी संपत्ति उसकी विधवा पत्नी के नाम हो जाएगी। इसमें पुत्रियों का कोई हक नहीं होगा। ये व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को मात्र चौथाई हिस्सा देने के हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस आर.एस. नारीमन की पीठ ने कहा है कि हिंदू कानून में महिलाओं के अधिकार अधिनियम 1933 की धारा 8(1)d में प्रावधान में स्पष्ट है कि अगर पति की मौत के बाद परिवार में कोई पुत्र वारिस नहीं है और पत्नी अकेली ही है तो उस स्थिति में वो पूरी संपत्ति की मालकिन होगी। इसमें विवाहित या अविवाहित पुत्रियों का कोई हिस्सा नहीं होगा।
अधिक से अधिक विज्ञान का प्रयोग करते हुए लोगों की सेहत पर जोर देते हुए वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मेडिकल रिसर्च ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नई बीमारियों का सस्ता और सरल इलाज भी खोजा है। साथ ही पर्यावरण के दुष्प्रभाव से आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाया जाए, इस पर परीक्षण का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। केंद्रीय अनुसंधान विभाग की सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की महानिदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की बीमारियां स्वच्छ जल और पर्यावरण की चुनौती की वजह से तेजी से बढ़ रही हैं। इसके लिए प्राथमिक रूप से सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। 15-20 साल पहले जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस थी, डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, सबसे ज़्यादा मौत ऐसे इन्हीं इन्फेक्शन से होती थी। अब वो बदल गया है और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ ये आगे बढ़ रहा है और इसका ये वजह है कि जो उसकी रिस्क फैक्टर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज़ और स्मोकिंग और अल्कोहल, ये बढ़ रही हैं। इनको टैकल करना बहुत ही ज़रूरी है, ये बोथ इन रूरल एंड इन अर्बन एरियाज़। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे आपके मुनाफे से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात करेंगे हमारे कार्यक्रम खबर मुनाफे की, जिसमें हम आपको बताते हैं एग्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ढेरों जानकारी। साथ ही इस बार हमने आपको बताया कपास उत्पादन के बारे में। कपास उत्पादन के अनुमान में कटौती हुई है, तो आइए जानते हैं इसकी मुख्य बातें। यूएसडीए ने भारत, चीन सहित दुनिया भर के कपास उत्पादन अनुमान में कटौती की है। जी हां, भारत में उत्पादन 60.96 लाख टन है। यूएसडीए के मुताबिक इस साल भारत में कपास का उत्पादन घटकर सिर्फ 60.96 लाख टन रह सकता है। दिसंबर में जारी रिपोर्ट में यूएसडीए ने भारत में 62.05 लाख टन कपास का उत्पादन होने का अनुमान लगाया था। यूएसडीए के मुताबिक साल 2014-15 के दौरान भारत में 64.22 लाख टन और 2013-14 के दौरान 67.49 लाख टन कपास का उत्पादन हुआ है। यूएसडीए के मुताबिक इस साल भारत में कम उत्पादन के बावजूद कपास का एक्सपोर्ट बढ़ने का अनुमान है। आइए अब नजर डालते हैं चीन के आंकड़ों पर। चीन में भी उत्पादन घटने की आशंका जाहिर की जा रही है। जी हां, यूएसडीए के मुताबिक 2015-16 में भारत सहित चीन में भी कपास का उत्पादन घटने की आशंका है। ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 में चीन में कपास उत्पादन 51.18 लाख टन रह सकता है। इससे पहले दिसंबर की रिपोर्ट में उत्पादन अनुमान 52.90 लाख टन लगाया गया था। 2014-15 के दौरान चीन में 65.31 लाख टन और 2013-14 के दौरान 71.30 लाख टन कपास का उत्पादन हुआ है। हालांकि चीन में अब भी भारी स्टॉक पड़ा हुआ है और वहां पर इस साल कपास का इंपोर्ट कम ही होने का अनुमान है। विजय, यूएसडीए ने रिपोर्ट जारी कर कहा है कि दुनिया भर में कपास के उत्पादन में भारी कटौती हो सकती है। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले भारत के आंकड़े क्या कहते हैं, भारत में किस तरह का जो उत्पादन अनुमान है उसको घटाया जा सकता है? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा यूएसडीए की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, यूएसडीए ने तकरीबन जितने भी दुनिया भर के जो बड़े कपास उत्पादक देश हैं उन सब की उत्पादन में ओवरऑल कटौती की है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत में उत्पादन घटकर सिर्फ 60.96 लाख टन रह सकता है। दिसंबर में जो रिपोर्ट जारी की थी यूएसडीए ने, उसमें तकरीबन 62.05 लाख टन का कपास का उत्पादन होने का अनुमान लगाया था। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये जो उत्पादन है और भी कम हो गया है, तकरीबन 60.96 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो कपास का जो उत्पादन है उसमें उन्होंने कटौती की आशंकाएं व्यक्त की है और जिस तरीके से हमने देखा है कि कपास की कीमतों में जब से ये यूएसडीए की रिपोर्ट जारी हुई है, कपास की कीमतों में हमें तेजी देखने को मिल रही है। और अगर हम यूएसडीए के मुताबिक अगर हम 2014-15 के दौरान अगर हम बात करें तो भारत में तकरीबन 64.22 लाख टन और 2013-14 के दौरान तकरीबन 67.49 लाख टन कपास का उत्पादन हुआ है। तो जिस तरीके से
उत्पादन में इस साल कमी देखने को मिल सकती है। अगर जैसा कि मैंने बताया 2014-15 में यही जो उत्पादन था कपास का तकरीबन 64.22 लाख टन था और 2013-14 के दौरान 67.49 लाख टन था और इस साल जो उम्मीद जताई जा रही है वो 60.96 लाख टन की ही जताई जा रही है। तो जाहिर है कि कपास की कीमतों में हमें यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है, चूँकि USDA ने ये भी कहा है कि भारत में कम उत्पादन होने के बावजूद भी जो एक्सपोर्ट है कपास का उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कीमतों में यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल फंडामेंटल्स कपास के लिए अब पॉजिटिव बन चुके हैं। अमेरिका में भी कम उत्पादन की संभावना है, वहीं भारत और पाकिस्तान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। जी हां, दुनिया भर में कपास के तीसरे बड़े उत्पादक देश अमेरिका में भी इस साल कपास का कम उत्पादन होने का अनुमान है। USDA के मुताबिक अमेरिका में 28.17 लाख टन कपास पैदा होने का अनुमान है। पिछली रिपोर्ट में 28.36 लाख टन कपास पैदा होने का अनुमान लगाया गया था। साल 2014-15 के दौरान अमेरिका में 35.53 लाख टन कपास का उत्पादन हुआ था। वहीं USDA के मुताबिक इस साल भारत में कम उत्पादन के बावजूद कपास का एक्सपोर्ट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस साल देश से 12.62 लाख टन कपास निर्यात होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि पिछले साल सिर्फ 9.14 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था। वहीं अगर चीन की बात करें तो USDA के मुताबिक इस साल चीन 11.97 लाख टन कपास का आयात कर सकता है, जबकि 2014-15 में उसने 18.02 लाख टन और 2013-14 में 30.74 लाख टन कपास का आयात किया था। वे जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो USDA ने अमेरिका में अमेरिका के लिए जो कपास उत्पादन के आंकड़े हैं वो किस तरह के जारी किए हैं? जी देखिए, अमेरिका में भी इस साल कम उत्पादन रहने की संभावना है। अगर हम बात करते हैं आंकड़ों की तो तकरीबन USDA की जो रिपोर्ट आई है उसमें अमेरिका में तकरीबन 28.17 लाख टन कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछली रिपोर्ट में ये जो अनुमान था 28.36 लाख टन कपास पैदा होने का अनुमान लगाया गया था। यानी देखेंगे अगर हम इस बार जो अनुमान जारी किया गया है वो थोड़ा सा कम है, 28.36 लाख टन से 28.17 लाख टन का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगर हम साल 2014-15 के दौरान अमेरिका में तकरीबन कुल उत्पादन की बात करते हैं तो ये जो उत्पादन था 35.53 लाख टन कपास का उत्पादन हुआ था। हालांकि USDA की जो रिपोर्ट है इस साल भारत में भी कम उत्पादन के बावजूद कपास का एक्सपोर्ट है वो बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो हमने देखा कि जो अन्य देश थे, अन्य देश के साथ साथ अमेरिका में भी इस साल जो कपास का उत्पादन है वो कम रहने का अनुमान USDA की रिपोर्ट में जारी किया गया है। कर्नाटक में कपास उत्पादन 47% घटने का अनुमान है। सिर्फ 11.68 लाख टन उत्पादन की संभावना है। राज्य के कृषि विभाग ने इस साल राज्य में 13.13 लाख टन कपास उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था, लेकिन राज्य में मानसून की बरसात में भारी गिरावट देखने को मिली थी, जिस वजह से कपास का रकबा घटने के साथ उत्पादकता भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हालांकि राज्य के कृषि विभाग ने सितंबर में जो पहला एडवांस अनुमान जारी किया था उसमें सिर्फ 10.99 लाख टन कपास पैदा होने का अनुमान लगाया गया था। दूसरे अनुमान में इसे बढ़ाकर 11.68 लाख टन किया गया है। सिर्फ कर्नाटक कृषि विभाग ही राज्य में कपास के कम उत्पादन का अनुमान नहीं लगा रहा है, बल्कि निजी संस्था कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस साल कर्नाटक में कम कपास पैदा होने का अनुमान लगाया है। लेकिन एसोसिएशन और कर्नाटक कृषि विभाग का अनुमान में काफी अंतर है। एसोसिएशन के मुताबिक पिछले साल राज्य में 30.50 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ है और इस साल 20 लाख गांठ कपास का उत्पादन होने का अनुमान है। दोनों संस्थाओं के उत्पादन अनुमान में भले ही भारी अंतर हो, लेकिन दोनों संस्थाएं उत्पादन में भारी कमी पर सहमत है। वे जी, हाल ही में कर्नाटक कृषि विभाग ने भी आंकड़े जारी कर कहा है कि कर्नाटक में 47% उत्पादन घटने का अनुमान है। आपसे जानना चाहेंगे आंकड़े और क्या कहते हैं और किस तरह का यहाँ पर जो कमी है वो देखने को मिल सकती है। देखिए, जैसा कि अगर हम कर्नाटक राज्य की बात करते हैं जो कि भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य है, वहाँ पर भी 47%
कपास का जो उत्पादन है वो घटने की उम्मीद लगाई जा रही है। तकरीबन 11.68 लाख टन कपास का जो उत्पादन है वो होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। चूँकि कर्नाटक राज्य का जो कृषि विभाग है उन्होंने तकरीबन इस साल राज्य में 17.13 लाख टन कपास का जो उत्पादन का लक्ष्य है वो निर्धारित किया था। ये जो उत्पादन है ये कहीं उससे बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम राज्य में मानसून की भी बात करते हैं तो मानसून की जो बरसात है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली थी, जिस वजह से हमने देखा कि कपास का जो रकबा था उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और उत्पादकता भी बुरे तरीके से प्रभावित हुई थी। तो ये कई सारे फैक्टर थे, मानसून का फैक्टर रहा, फिर हमने देखा कि जो बुआई रकबा था उसमें भी कमी देखने को मिली, उत्पादन में भी कमी देखने को मिली है। तो तकरीबन ये जो आंकड़ा था कहीं ना कहीं 47% तक कमी हमें इस साल देखने को मिली है कर्नाटक राज्य में। हालांकि जो राज्य के जो कृषि विभाग ने सितंबर में जो पहला एडवांस अनुमान जारी किया था उसमें तकरीबन 10.99 लाख टन कपास पैदा होने का अनुमान जताया गया था, जबकि दूसरा जो अनुमान जारी किया उसमें 11.68 लाख टन गांठ का किया गया है। यानी कि कर्नाटक कृषि विभाग ही राज्य में कपास के कम उत्पादन का अनुमान नहीं लगा रहा है, बल्कि जो निजी संस्थाएं हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया उन्होंने भी इस साल कर्नाटक में कम कपास पैदा होने का अनुमान जारी किया है। तो दोस्तों आज के साप्ताहिकी में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।